गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बॉर्न टू सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। मैं हर बार की तरह इस बार भी आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो लेके आया हूँ और ये कार्बन और उसके यौगिक का पार्ट 2 है। तो देखिए, यदि आपको मेरा पढ़ाना यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जितना हो सके शेयर करें, ताकि मैं मोटिवेट होके इस तरह का और वीडियो आपके सामने लाता रहूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं कि प्रक्रियात्मक समूह तक कंप्लीट कर चुके थे। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है उसको कवर करने जा रहे हैं। तो देखिए, अगला टॉपिक है आपका कि इसका जो यौगिक होता है, कार्बन का यौगिक, उसका क्या क्या गुणधर्म होता है, रासायनिक गुणधर्म क्या क्या होता है, वो चीज़ हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। चलो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कार्बन यौगिक के रासायनिक गुणधर्म। तो कार्बन यौगिक का रासायनिक गुणधर्म क्या होता है? तो देखिए, पहला हम लोग पढ़ेंगे दहन के बारे में, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग ऑक्सीकरण के बारे में, और तीसरा पढ़ेंगे हम लोग संकलन अभिक्रिया, और चौथा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये चार हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक गुणधर्म में। ठीक है, तो कार्बन यौगिक का चार हम लोग का हो गया। एक दहन। दहन में हम लोग देखेंगे कि जितने भी कार्बन के अपर रूप होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन में दहन करके क्या देते हैं, उष्मा देते हैं और प्रकाश देते हैं। आप देखते ही होंगे कि कोयला एक तरह का क्या है, एक तरह का वो अपर रूप है। किसका? कार्बन का। कार्बन के यौगिक का अपर रूप है वो। तो उसको हम लोग देखेंगे, जब भी उसको हम लोग जलाते हैं तो वो एक तरह का प्रकाश हम लोग को देती है, और दूसरा क्या, उससे उष्मा निकलती है। तो बस वही चीज इसमें होगा, लेकिन उसमें कार्बन होने के कारण इसमें ऑक्सीजन से मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना देती है। ठीक है, तो जिसमें आपका हाइड्रोजन रहेगा उसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, और प्लस उसमें आपका जल भी बनेगा, H2O। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो देखिए, यदि हम लोग बोलेंगे दहन, दहन जब होगा, कार्बन के सभी अपर रूप ऑक्सीजन में दहन करके उष्मा एवं प्रकाश देते हैं, साथ में CO2 भी देते हैं। तो देखिए, हम लोग अभी हम आपको बताएं कि C और O2, जैसे देखिए कार्बन का अकेले यदि दहन करें तो CO2 दिया, फिर उष्मा और प्रकाश दिया। और यदि हम लोग बोले CH4, तो देखिए इसमें हाइड्रोजन आ गया, और ये यौगिक हो गया किसका, कार्बन का यौगिक, जिसको हम लोग मेथेन बोलते हैं। मेथेन से यदि हम लोग करें O2 का रिएक्शन कराएं, तो देखिए यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ भी बनेगा, और यहाँ देखिए यहाँ जल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन आया, तो H2O आ जाएगा, और फिर उष्मा एवं प्रकाश इसमें भी देगा। तो देखिए इसमें क्या है कि ये इसमें फंक्शनल ग्रुप जुड़ गया है, जिसको बोलते हैं प्रक्रियात्मक समूह। ये अल्कोहल है। तो देखिए, अल्कोहल के साथ यदि हम लोग ऑक्सीजन का कराएं तो इसमें भी देखिए कार्बन डाइऑक्साइड देगा और जल भी देगा, और फिर उष्मा और प्रकाश देगा। तो हम लोग को इससे यही चीज पता चला कि दहन जब भी करेंगे हम लोग को, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड तो आएगा ही, और फिर आपका उष्मा और प्रकाश आएगा। यदि इसका यौगिक में यदि हाइड्रोजन है तो इसमें H2O भी आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका दहन। तो दहन में देखिए कि क्या होता है, जब हम लोग कोई भी चीज को जलाते हैं तो यदि संतृप्त हाइड्रोकार्बन रहे, सिंगल बॉन्ड वाला, ठीक है, और असंतृप्त मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला रहे, तो यदि सिंगल बॉन्ड वाला रहे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो वो हमेशा स्वच्छ ज्वाला निकलेगी। जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होगा कि यौगिकों में अत्यधिक काले धुएं के साथ पीली ज्वाला निकलेगी। ठीक है, तो यही चीज हो गया आपका। देखिए, आप कोयला और पेट्रोलियम के बारे में जानते हैं। तो कोयला तथा पेट्रोलियम जैसे ईंधन कुछ मात्रा में क्या होते हैं, नाइट्रोजन और सल्फर के सल्फर उसमें पाए जाते हैं, जो दहन के साथ क्या बना देते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, जो एक तरह का प्रदूषण है हम लोग के लिए। तो वही चीज लिखा है, कोयले तथा पेट्रोलियम ईंधन के कुछ मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर होते हैं, जिसके दहन से नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड का निर्माण होता है, जो पर्यावरण के लिए, हम लोग के लिए एक प्रदूषक है। कोयला कोयला कैसे बनता है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि ये पेट्रोलियम या जो तेल होता है वो कैसे बनता है। तो देखिए, कोयला जो होता है लाखों वर्षों तक क्या होता है कि धरती में दब जाते हैं जितना भी जीवाश्म है, जैसे आपका आपका हो गया, जैसे फर्न हो गया, पेड़ पौधे हो गए, वो बहुत दिन तक क्या हो जाते हैं, वो लाखों वर्षों तक यदि दबे रह जाते हैं। किसके कारण दब जाते हैं? आपका हो गया, जैसे आपका आया भूकंप आया या ज्वालामुखी आया, उसके वजह से दब जाता है, और वो बहुत लाखों वर्षों के बाद उसका क्षय होके वो किस में बदल जाते हैं, कोयले में बदल जाते हैं। तो वही कोयला का निर्माण कैसे होता है, बोल सकते हैं हम लोग कि कोयला लाखों वर्षों पुराने वृक्षों, फर्न और अन्य पौधे का अवशेष है। ये भूकंप, ज्वालामुखी के कारण धरती में दब गए थे, तथा धीरे धीरे क्षय होकर ये कोयला बन गए हैं। ठीक है, तो अगला देखिए, अब कैसे तेल और गैस का निर्माण होता है। तो तेल और गैस का लाखों वर्षों के
लाखों वर्षों के पुराने छोटे जो समुद्र के पौधे होते हैं समुद्र के अंदर, वो क्या होते हैं कि जीवों के वो जीवों के अवशेष से बनते हैं कौन, तेल और गैस। तो इनमें क्या होता है कि ये जो मृत अवशेष जो इसके पाए जाते हैं वो बैक्टीरिया का आक्रमण उससे होता है, और उसके होने के बाद उसमें क्या होता है कि दाब उत्पन्न हो जाता है, प्रबल दाब के कारण ये किसमें तेल तथा गैस का निर्माण हो जाता है इसी के वजह से। ठीक है, अब ये हो गया आपका, हम लोग दहन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आते हैं दूसरा ऑक्सीजन के बारे में। तो ऑक्सीजन ऑक्सीकरण करने का मतलब हो गया ऑक्सीजन को जोड़ देना। तो यानी जितना ऑक्सीजन है उसमें एक ऑक्सीजन को आप जोड़ दीजिएगा तो वो हो गया ऑक्सीकरण। तो और जो पदार्थ में ऑक्सीजन जोड़ने की क्षमता होती है उसी को बोलते हैं ऑक्सीकारक पदार्थ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वे पदार्थ जिनमें अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, जो ऑक्सीजन दे सकता है दूसरे पदार्थ को, उसे हम ऑक्सीकारक कहते हैं। ठीक है, तो क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, देखिए क्षारीय ये पोटेशियम परमैंगनेट जो है ये क्षारीय नेचर का होता है, अथवा अम्लीकृत मतलब अम्ल का नेचर का पोटेशियम डाइक्रोमेट अल्कोहल को अम्लों में ऑक्सीकृत कर देते हैं। अल्कोहल जो रहता है उसको क्या बना देते हैं, अम्ल बना देते हैं। अम्ल मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल देते हैं, किसको, अल्कोहल को। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड वाला को, ये सिंगल बॉन्ड वाला जो अल्कोहल था, जो जिसमें प्रक्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ था अल्कोहल, उसमें उसको क्या बना दिया, वो अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल बना दिया में ऑक्सीकृत करते हुए। अर्थात ये आरंभिक पदार्थ में ऑक्सीजन को जोड़ते हैं। बोल सकते हैं कि शुरू में ये किसको जोड़ते हैं, ऑक्सीजन को जोड़ते हैं, इसीलिए इसको हम लोग ऑक्सीकरण बोलते हैं। तो जैसे देखिए इसका उदाहरण दिया हुआ है कि यदि हम लोग लेंगे क्या, एथेनॉल को यदि लिए तो CH3CH2OH। ठीक है, तो इसको देखिए किसके प्रेजेंस में किए, इसको हम लोग करते हैं क्षारीय KMnO4 जिसको पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, और उष्मा उसके साथ, या फिर अम्ल वाला यदि लेंगे तो पोटेशियम डाइक्रोमेट यदि लेंगे, और तो उससे क्या बन जाएगा हम लोग का, तो देखिए यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। तो ये देखिए अल्कोहल से हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल बना सकते हैं। क्या देखिए इसमें एक ऑक्सीजन था, इसमें 2 ऑक्सीजन हो गया, तो ऑक्सीजन जुड़ा ना, तो ऑक्सीजन का जुड़ना ही यही चीज हो गया आपका ऑक्सीकरण। ठीक है, तो ये जोड़ने का काम कौन करते हैं, ये जो उत्प्रेरक है। ठीक है, जो जिसके प्रेजेंस में हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं संकलन मतलब इसको हम लोग संकलन अभिक्रिया, इसको हम लोग एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। एडिशन रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। तो हाइड्रोजन को जोड़ने की वजह से इसमें क्या हो जाता है कि ये जो डबल बॉन्ड है ये टूट के सिंगल बॉन्ड हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड बन जाता है। इसके लिए खाली क्या 2 हाइड्रोजन देने का जरूरत था। तो देखिए इसमें 4 R था, इसमें भी 4 R है, लेकिन बस इसमें क्या हो गया कि यहाँ 2 हाइड्रोजन आके जुड़ गया, इसके वजह से इसका एक बॉन्ड टूट जाता है, एक हाइड्रोजन ले लेता है इधर, एक हाइड्रोजन इधर ले लेता है। तो यही चीज होता है संकलन अभिक्रिया। तो देखिए ये उत्प्रेरक के प्रेजेंस में होता है। तो उत्प्रेरक क्या क्या होना चाहिए, पैलेडियम या फिर निकेल। तो देखिए पैलेडियम अथवा निकेल उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, देखिए यहाँ हाइड्रोकार्बन छूटा है, तो हाइड्रोकार्बन Hc मतलब हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन जोड़कर, तो हाइड्रोकार्बन में क्या किया गया, हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। संतृप्त मतलब हो गया क्या, ये हो गया सिंगल बॉन्ड वाला, ये था डबल बॉन्ड वाला, तो मतलब असंतृप्त से हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन को बनाते हैं। ठीक है, तो वही देखिए अब इसका एक उदाहरण लेके हम बताते हैं। तो उदाहरण यदि हम लोग बोले निकेल उत्प्रेरक का हम लोग यहाँ पे प्रयोग किए हैं। देखिए निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग करके हम लोग वनस्पति तेल जो हम लोग यूज करते हैं उसका हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। हाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन जोड़ा जाता है में इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो यही अभिक्रिया का उपयोग, संकलन अभिक्रिया का उपयोग किसमें किया जाता है, वनस्पति तेल के संश्लेषण में या वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो वनस्पति तेलों में एक लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है। तो देखिए ये क्या है, असंतृप्त हाइड्रोजन श्रृंखला, कार्बन श्रृंखला, जो कि टूट के क्या हो जाएगा, एक सिंपल वाला में बदल जाएगा। जबकि जंतु वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है, लेकिन जंतु वसा में हम लोग में क्या होता है कि उसमें सिंपल होता है, इसमें असंतृप्त होता है, इसमें संतृप्त वाला हम लोग में होता है। तो संतृप्त वाला जो होता है वो सिंगल बॉन्ड वाला होता है और असंतृप्त वाला डबल बॉन्ड वाला होता है। तो देखिए ये हो गया आपका संकलन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है। अभी हम लोग पढ़े इसमें ऑक्सीकरण में, इसमें ऑक्सीजन ही जुड़ता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं इसमें
तो देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया उसको बोलते हैं जिसमें एक तत्व को क्या क्या कर दिया जाता है, दूसरा तत्व आके उसको प्रतिस्थापित कर देती है, मतलब दूसरा तत्व को हट जाना पड़ता है और जो दूसरा तत्व है वो जाके उसके जगह पे जगह ले लेता है। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं CH4 का इस तरह से हम लोग का बनेगा, इस तरह से बनेगा, चारों तरफ H है, लेकिन एक H हट के यहाँ क्या ले लेगा, क्लोरीन ले लेगा। ठीक है, इसी तरह जितने भी H है एक एक करके सबका जगह कौन लेने का कोशिश करेगा, क्लोरीन। तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापित कर रही है, किसको, हाइड्रोजन को, कौन, क्लोरीन। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश में, ठीक है, अति तीव्र अभिक्रिया में, अति तीव्र अभिक्रिया मतलब अभिक्रिया जो होगी वो बहुत तेज होगी, में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन हो जाता है। तो क्लोरीन का किसमें, हाइड्रोकार्बन जो था CH4 में क्या हो जाता है, संकलन, मतलब उसमें जुड़ जाता है। तो क्लोरीन एक एक करके, मतलब क्लोरीन जो है एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं का प्रतिस्थापन कर देता है। हाइड्रोजन का जो चारों तरफ जो परमाणु था उसको एक एक करके क्या कर देता है, प्रतिस्थापन कर देता है। ठीक है, तो इसे प्रतिस्थापन कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम लोग यदि देखेंगे कि CH4 जो था, CH4 प्लस Cl2, तो यहाँ देखिए CH4 मतलब कार्बन का जो 4 हाइड्रोजन था उसमें देखिए CH3, यहाँ एक हाइड्रोजन के जगह कौन ले लिया, Cl ले लिया, और एक जो यहाँ जो Cl था वो Cl रह गया और एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया और यहाँ पे क्या बन गया, HCl बन गया। तो यही हो गया कि देखिए हर एक हाइड्रोजन को क्या ये Cl जो है प्रतिस्थापित करते जाएगी। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन को क्या करते जाएगी, ये एक हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन को अलग अलग करके यहाँ पे अपने खुद को जोड़ते जाएगी और हाइड्रोजन को हटाते जाएगी। तो कौन जोड़ती जाएगी, क्लोरीन। तो यही था आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब जानते हैं कि देखिए कार्बन का कुछ यौगिक है जो महत्वपूर्ण यौगिक है, और मेनली हम लोग 2 महत्वपूर्ण यौगिक के बारे में पढ़ेंगे पूरा। तो एक हो गया आपका एथेनॉल और दूसरा हो गया एथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो 2 ही के बारे में हम लोग मेनली पढ़ते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला आपका क्या बोलते हैं, कार्बन यौगिक है, तो इसीलिए हम लोग ये दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एथेनॉल के बारे में। तो देखिए एथेनॉल जो है, एथेनॉल को यदि हम लोग बोलेंगे तो इसका सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि गुणधर्म क्या है, और गुणधर्म का और इसके बीच में हम लोग पढ़ेंगे कि इसका क्या दोष है, और इसके साथ हम लोग इसका अभिक्रिया के बारे में भी पढ़ेंगे कि एथेनॉल जो है ये वो किसी के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, मतलब रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे और भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे और उसका क्या दोष है वो चीज पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं एथेनॉल का पहला गुण इसका गुण क्या है। कि एथेनॉल का कभी भी यदि आपको सोचना है तो याद रखिएगा शराब को लेकर इसको सोचिए कि ये दारू को लेके या शराब को लेके यदि सोचेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। तो देखिए इसको यदि हम लोग शराब को देखेंगे तो वो रूम के टेम्परेचर में हमेशा किस तरह रहता है, द्रव की अवस्था में रहता है, लिक्विड की अवस्था में रहता है। तो वही चीज लिखा हुआ है, एथेनॉल कक्ष के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहता है। ठीक है, तो ये द्रव अवस्था में रहता है मतलब लिक्विड के फॉर्म में रहता है। एथेनॉल को, यही जो एथेनॉल है इसी को हम लोग अल्कोहल कहते हैं, और यही जो है जो पीने वाला जो अल्कोहली पेय पदार्थ होता है उसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक होता है ये एथेनॉल, याद रखिएगा। तो एथेनॉल को अल्कोहल कहा जाता है तथा सभी अल्कोहली पेय जितना भी पीने वाले अल्कोहल जो होते हैं पदार्थ उसका मेन जो इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो एथेनॉल होता है। मेन अवयव या महत्वपूर्ण अवयव यही होता है। देखिए ये जो होता है ये बहुत अच्छा विलायक होता है। विलायक होने का मतलब ये दूसरे को अपने अंदर घोल लेता है। जैसे जो पानी है, जो जल है, वो बहुत अच्छा क्या बोलते हैं कि विलायक है, उसी तरह ये जो है क्या बोलते हैं एथेनॉल जो है आपका बहुत अच्छा विलायक है। इसी के वजह से क्या होता है, विलायक अच्छा होने की वजह से इसका सिरप हम लोग बना लेते हैं, टॉनिक बना लेते हैं। ठीक है, इसका हम लोग उपयोग टिंचर आयोडीन में कहते हैं तो करते हैं। तो देखिए यह एक अच्छा विलायक है, यह एक अच्छा विलायक है। ठीक है, तो यह एक अच्छा विलायक है, इसीलिए इसका उपयोग टिंचर आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि औषधियों में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो देखिए इसका जो थोड़ा सा भी यदि मात्रा हम लोग लेंगे एथेनॉल का, शुद्ध मात्रा या तनु मात्रा यदि लेंगे तो थोड़ी सी भी मात्रा हमारे लिए ये क्या घातक सिद्ध हो सकती है। ठीक है, उसके बाद यदि हम लोग बोलेंगे लंबे समय तक इसका यदि कोई सेवन करता रहता है, यदि दारू का लंबा समय तक यदि सेवन करेगा तो क्या होगा, स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। वही चीज लिखा है, लंबे समय तक अल्कोहल का सेवन करने से स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती है।
अब देखिए अगला है कि गन्ने का रस। गन्ने का रस को हम लोग मोलेसस बोलते हैं या फिर उसको सिराप बोलते हैं। तो इसका भी हम लोग, इससे हम लोग किस चीज का, अल्कोहल को तैयार करते हैं। तो वही चीज लिखा है, गन्ने का रस मोलेसस बनाने के उपयोग में लाया जाता है, जिसका किण्वन करके, इसको हम लोग क्या करते हैं, किण्वन विधि से करके अल्कोहल या एथेनॉल तैयार किया जाता है। ठीक है, तो कुछ देशों में इसका उपयोग पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है, ताकि पेट्रोल का ज़्यादा उपयोग ना करके, मतलब पेट्रोल का थोड़ा कम मतलब थोड़ा बचत किया जा सकता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एथेनॉल का उसी के साथ उपयोग कर लेते हैं। तो कुछ देशों में ऐसा किया जाता है कि कुछ देशों में इसका उपयोग पेट्रोल मिलाकर ईंधन के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ईंधन के रूप में। और एथेनॉल का अधिक मात्रा में यदि कोई सेवन करता है तो उपापचयी जो इसका प्रक्रिया है वो धीमी हो जाती है। उपापचय मतलब इसका जो पाचन शक्ति है वो कमजोर बना देती है, और दिमाग जो है, ब्रेन, उसको भी कमजोर बना देती है। वही चीज लिखा हुआ है, एथेनॉल का अधिक मात्रा में सेवन करने पर उपापचयी प्रक्रिया धीमी हो जाती है तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मतलब आपका जो ब्रेन है वो भी क्या हो जाते हैं, कमजोर, मतलब दिमाग काम नहीं करने लग जाता है जब आदमी दारू पीता है, या फिर वो उल्टी करता है। उपापचय मतलब उसका पचता नहीं है, तो उसका कारण यही होता है। आगे देखिए, इसके सेवन से क्या होता है, सोचने समझने का क्षमता आदमी का खत्म हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता वो क्या कर रहा होता है, वो नशा में होता है। तो वही चीज लिखा हुआ है, इसके सेवन से सोचने समझने की क्षमता तथा मांसपेशियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा हम लोग मेथनॉल के बारे में। तो देखिए एथेनॉल जो होता है वो 2 कार्बन मिल के बना होता है, 2 कार्बन का वो बना होता है, और मेथनॉल जो होता है वो केवल 1 कार्बन का बना होता है। तो 1 कार्बन का जो अल्कोहल होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेथनॉल। और मेथनॉल बहुत ही डेंजर होता है, तो याद रखिएगा, मेथनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा के सेवन से क्या होता है, अंधापन या फिर मृत्यु भी हो सकती है, इससे किसी का भी मौत भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए अल्कोहल को हम लोग पहचान कैसे करेंगे। तो अल्कोहल की पहचान करने के लिए इसमें क्या किया जाता है, रंजक मिलाया जाता है। रंजक मिलाने से इसका रंग जो है वो ब्लू रंग का हो जाता है या नीला रंग का हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विकृत अल्कोहल कहते हैं। तो याद रखिएगा, विकृत अल्कोहल किसे कहते हैं, जब इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कोहल में यदि रंजक मिला दे और रंजक मिलाने के बाद उसका रंग नीला पड़ जाए तो उसको हम लोग विकृत अल्कोहल कहते हैं। तो वही चीज लिखा हुआ है, अल्कोहल की पहचान के लिए इसमें रंजक मिलाकर इसका रंग नीला बना दिया जाता है, जिसे हम लोग विकृत अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, तो अब ये हो गया आपका कुछ भौतिक गुण और इसका क्या दोष है वो चीज। अब हम लोग जानते हैं कि इसका अभिक्रिया, तो अभिक्रिया मेनली ये 2 के साथ करेगा, एक होगा सोडियम के साथ और दूसरा हो जाएगा आपका किसके साथ, H2SO4 के साथ। H2SO4 मतलब आपको बोल सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। तो पहला देखते हैं सोडियम के साथ जब अभिक्रिया करता है तो ये क्या करता है। तो यदि सोडियम के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये क्या करता है कि सोडियम एथोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालता है। तो देखिए यहाँ पे Na है और देखिए ये हो गया आपका एथेनॉल, CH3CH2OH। बस यही चीज यहाँ पे रहेगा, देखिए CH3CH3 CH2CH2OO, बस एक हाइड्रोजन का जगह कौन ले लेगा, सोडियम। तो देखिए एक हाइड्रोजन का जगह सोडियम ले लिया, एक हाइड्रोजन जो है वो हट के बाहर निकल जाएगा, तो वही हो गया आपका H2 गैस बाहर निकलता है। और दूसरा जो आपका उत्पाद बनता है वो हो गया आपका क्या, सोडियम एथोक्साइड। इसको सोडियम इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें सोडियम है, और एथोक्साइड इसलिए बोलते हैं, एथ मतलब हो गया 2, तो इसमें देखिए 2 कार्बन है इसलिए एथ, और इसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है इसीलिए ऑक्साइड बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम एथोक्साइड। ठीक है, तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि अल्कोहल जो है सोडियम के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। देखिए हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है तथा दूसरा उत्पाद के रूप में किसको, सोडियम एथोक्साइड बनाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सोडियम के साथ अभिक्रिया। अब आगे आते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, मतलब अब बोल सकते हैं कि सांद्र H2SO4 के साथ, मतलब हम लोग बोल सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ यदि हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एथेनॉल को यदि रिएक्शन कराते हैं तो वो क्या बना देता है, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बना देता है, जिसको हम लोग एथिन बोलते हैं, और जल बाहर निकलता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की प्रक्रिया में, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की प्रक्रिया ही है। देखिए असंतृप्त मतलब हो गया क्या, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो एथीन है, एथीन मतलब C2H4। ठीक है, तो एथीन उसको बोलते हैं जिसमें डबल बॉन्ड होता है, कार्बन रहता है। तो देखिए इसको यदि हम लोग बनाना चाहते हैं तो इसको बनाने के लिए देखिए वही चीज लिखा है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया में 443 डिग्री क्या केल्विन तापमान पर एथेनॉल को अधिक के मतलब अधिक मात्रा में सांद्र H2SO4
H2SO4 के साथ, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथेनॉल, गर्म करने पर क्या होता है, एथेनॉल जो है उसका निर्जलीकरण हो जाता है। निर्जलीकरण मतलब हो गया जल हट जाना। तो देखिए यहाँ जल से हट के इधर अलग जल बन गया है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं निर्जलीकरण हो जाता है, होकर क्या बना देता है, एथीन बना देता है। तो देखिए यहाँ एथीन बनाया है, ठीक है। तो इसका देखिए हम लोग यदि रिएक्शन में बताएंगे तो देखिए CH3CH2OH ये एथेनॉल था, इसको गर्म सांद्र H2SO4 से यदि हम लोग अभिक्रिया कराएं तो देखिए यहाँ क्या बन गया, एथीन बन गया। और ये निर्जलीकरण इसमें हो जाता है, मतलब H2O इसमें बाहर निकल जाता है। तो इसके साथ अभी तक हम लोग एथेनॉल के बारे में जान लिए। अब हम लोग को अगला में हम लोग को जानना है एथेनोइक अम्ल के बारे में जानेंगे। तो ठीक है, तो इतना आपके लिए ये हो गया। अब अगला टॉपिक देखते हैं आगे।